हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 2.0 में। हम इसमें जियोग्राफी कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। इसमें क्लास 6 के हम 5 लेसन कवर कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं 6वां लेसन, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें हम जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। देखिए क्या है चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें क्या दिया हुआ आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, यानी पृथ्वी सभी जगह समतल नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं खाली है। तो पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हीं के अंदर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखें क्या उसमें दिया है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती, कहीं धंस जाती। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक्चुअली कहानी है क्या, देखिए ऐसा कहा जाता है कि, या ऐसा मानना है कि जो पृथ्वी हमारी, या जो हमारा जो स्थल रूप है, इस ये प्लेटों पर स्थित है। किस पर स्थित है? प्लेटों पर स्थित है। और वो जो गति करती हैं, प्लेटें क्या हैं? गति करती हैं। जैसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जैसे ये प्लेटें हैं, इसके ऊपर अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग द्वीप स्थित हैं। तो ये जो प्लेटें हैं ये गति करती हैं। ये गति 3 तरह की होती है, स्पेशली आप यहाँ लेकिन जो जानेंगे उस थोड़ी सी डिटेल में दे दे रहा हूँ। तो 2 विशेष गति होती है, एक अभिसारी गति, एक अपसारी गति। अभिसारी गति और अपसारी गति। अभिसारी गति क्या है? अभिसारी गति जब प्लेट एक दूसरे के पास आए, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आएँ उसे अभिसारी गति कहते हैं, और जब एक दूसरे से दूर जाएं उसे अपसारी गति कहते हैं। ये चीज़ें यहाँ मैं आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो जो प्लेटें हैं ये आप गतियाँ करती रहती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं उन्हें क्या कहेंगे? अभिसारी गति, अभिसारी गति। और जब दूर जाएंगी तो अपसारी गति। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये एक दूसरे के करीब आए, और जब करीब आएंगी तो होगा क्या, समझने की कोशिश करेंगे। जब आएंगी तो एक दूसरे से टकरा जाएंगी। तो जो हल्की प्लेट होगी वो कुछ इस तरह से ऐसे भारी वाली प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये जो स्थल आकृति का निर्माण हुआ, इसी को वलित पर्वत कहते हैं। जो इस तरह से पर्वत का निर्माण, या इन्हें पर्वत कहते हैं, पर्वत का प्रकार में जब हम पढ़ेंगे तो इसे वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पर्वतों का निर्माण हो जाता है। बहुत से तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है, अभी हम जानेंगे। और कहीं कहीं क्या होगा, प्लेटें जब दूर चली जाएंगी तो धंस जाएगी जमीन, तो वहाँ से जो आकृति बनेगी उसके बारे में जानेंगे। देखिए इस चित्र से बहुत सी नई चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको थोड़ा सा मैं डिटेल आपको देना चाहूँगा। देखिए यहाँ ये कहा गया, ये प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है एक्चुअली? प्रायद्वीप जो होता है वह स्थलाकृति जो 3 ओर से जल से घिरी हो, वह स्थलाकृति। ये चीज़ें इस चैप्टर में नहीं दी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रायद्वीप वह आकृति जो 3 ओर जल से घिरी हो, उसे वह स्थल आकृति जो 3 ओर जल से घिरी हो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। द्वीप क्या होता है? द्वीप वह आकृति जो चारों ओर जल से घिरी हो, उसे द्वीप कहते हैं। तभी तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह महाद्वीप चारों ओर जल से घिरा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, इसके बाद देखें, इसके बाद आप ध्यान देंगे, देखिए ये पठार है। पठार क्या होते हैं? पठार जो सामान्य जैसे जिस जिस मैदान पर हम रह रहे हैं उससे ऊंचाई पर स्थित हो, लेकिन ऊपरी भाग उसका कैसा हो? समतल हो, उसे पठार कहते हैं। पर्वत सामान्य जो समतल भाग है उससे काफ़ी अधिक ऊंचाई पर हो, और ऊपर उबड़ खाबड़ स्थिति हो, यानी पठार में समतल होगा और ऊपर उबड़ खाबड़ होगा। और देखिए ये डेल्टा, डेल्टा के बारे में बता रहा है। तो जब आप नदियों के बारे में पढ़ेंगे वहाँ डेल्टा के बारे में भी पढ़ेंगे। ये झील, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई। देखिए आगे क्या है, जल संधि, स्थल संधि के बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। एक तो उसने बताया कि पृथ्वी के अंदर जो लगातार गति होती रहती है, और उसके कारण से जो पृथ्वी की सतह है वो धंस जाती है या ऊपर उठ जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। होता क्या है कि जैसे कोई पहाड़ है, अब वर्षा हो रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, तो उससे भी पहाड़ों का क्या होता है? अपर्दन होता है। पहाड़ों का क्या होता है? अपर्दन होता है। सतह क्षरण हो जाता है, सतह टूटकर घिस जाती है।
इससे भी क्या है, नई आकृतियों का निर्माण होता है। निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण होता है कि बहुत सारी, जैसे वायु बहुत तेज आंधी आंधी आई, तो बहुत सारे धूल के कणों को ले जाकर उसने एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो एक नई स्थलाकृति का निर्माण हो गया, तो उसे निक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया यानी किसी पहाड़ का या किसी स्थलाकृति का क्षरण होना। निक्षेपण मतलब धूल के कणों को उठा के एक जगह इकट्ठा कर देना, यानी निक्षेपण। दोनों में आप डिफरेंस समझ पाए होंगे क्या है। तो इस तरह से अपर्दन और निक्षेपण द्वारा भी नई नई आकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ आज हम कुछ आकृतियों के बारे में जानेंगे। देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ दिया हुआ है। जैसे जैसे हम 7 में पहुँचेंगे, 8 में पहुँचेंगे, बहुत डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। तो अब हम बात करते हैं पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह से की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, यानी कुछ इस तरह की आकृति, कुछ इस तरह की आकृति, कुछ इस तरह की आकृति, यानी कि आधार ज़्यादा अधिक चौड़ा होगा और शिखर जो है वो छोटा होगा। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। जब जलवायु का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहे कि जिन पर्वतों पर बर्फ की नदियां होती हैं, या पर्वतों पर जो बर्फ जमी रहती है, जो नदियां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हिमानी क्या कहा जाता है? हिमानी शब्द का अर्थ क्या हुआ? पर्वतों पर जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते। तो क्या आप जानते हैं कोई ऐसे पर्वत का नाम? मनाकी पर्वत। प्रशांत महासागर में एक मनाकी पर्वत पाया जाता है, जो सागर की सतह के नीचे है। ऊंचाई लगभग 10,205 मीटर है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आप कभी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो हिमानी कहा जाता है, और पर्वत की एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिससे श्रृंखला कर देते हैं। कई पर्वत लाइन से होंगे तो उन्हें कहते हैं ना पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है वलित पर्वत। वलित पर्वत के बारे में क्या है? वलित पर्वत के बारे में मैंने बताया कि जब जो प्लेटें हैं वो अभिसारी गति करती हैं, तो उससे एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, उससे वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखें यहाँ क्या दिया है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं, जैसे हिमालय, आल्पस, एंडीज। ये सब देखिए, जब हमने आपको विश्व का मैप दिखाया था तो एंडीज दिखाया था आपको। कहाँ पड़ता है एंडीज? आपको अब याद होना चाहिए। एंडीज कहाँ होता है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। अल्पस कहाँ है? यूरोप में। हिमालय कहाँ है? एशिया में। तो इस तरह से आपको याद भी रखना है धीरे धीरे, जब कई बार आप पढ़ेंगे। देखिए ये चीज़ यहाँ दी भी हुई है। यहाँ क्या दिया हुआ है देखें। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत 11,205 है, यानी एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। एवरेस्ट का कितना है? 8,848। ये उससे भी ऊंचा है, 10,205, लेकिन कहाँ है? सागर के नीचे। चलिए, यहाँ पर्वत के वो बोल रहा है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वलित पर्वत, भ्रशोंत पर्वत, भ्रशोंत पर्वत को ही ब्लॉक ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है, और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत देखिए यहाँ डेफिनेशन नहीं दी हुई, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। वलित पर्वत के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। भ्रशोंत पर्वत क्या होता है? भ्रशोंत पर्वत होता है जैसे कोई पहाड़ है, उसका टूट कर एक नए आकृति का निर्माण, भ्रशोंत पर्वत का निर्माण। ज्वालामुखी पर्वत आप जानते हैं, ज्वालामुखी जो मैग्मा का निकलता है उसके द्वारा जो पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है आगे। हिमालय तथा अल्पस वलित श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। देखिए ये भी याद रखने वाली बात है कि भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका के आपलेशियन, रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत। तो कुछ यहाँ पर आपको 4-5 वलित पर्वतों के नाम बताए। अगर आपसे कहीं पे ऐसा पूछा जाए इनमें से कौन सा वलित पर्वत है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। भ्रशोंत पर्वत के बारे में बताया, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वा रूप से विस्थापित हो जाता है, उसे भ्रशोंत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से बता भी रहा है, ये भ्रशोंत पर्वत का ही उसने एग्जाम्पल बताया। हुआ क्या कि एक ऐसे पृथ्वी की सतह थी, इसमें क्या हुआ कि अचानक से यहाँ पे अंदर प्लेटों में गद्दी के कारण या कुछ भी हुआ, तो उसकी वजह से कुछ हिस्सा धस गया। तो अब जैसे ये हिस्सा धस गया तो कैसी आकृति बन जाएगी? कैसी आकृति बन जाएगी? कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, ये उठा हुआ, इसको उत्खंड भ्रंश कहेंगे, और जो ये निचला हिस्सा है उसको द्रोणिका भ्रंश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्रोणिका भ्रंश। और इस तरह के पर्वतों का जो निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? भ्रशोंत पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है।
ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा। ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल की अगर बात की जाए आपसे, तो ज्वालामुखी पर्वत की बात की जाए तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे अब ज्वालामुखी पर्वत जो होंगे वहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो पर्वतों से हमें बहुत लाभ होते हैं। जैसे नदियों का स्रोत, बहुत सी नदियों का स्रोत ही पर्वत हैं, और जलाशयों तक जल पहुंचाना। वन होते हैं अलग अलग तरह के, तो यहाँ से बहुत प्रकार की हमें वनस्पतियाँ भी मिलती हैं। तो जो पर्वत हैं वो हमारे लिए बहुत लाभदायी है। ठीक है। अगला अगला टॉपिक यहाँ क्या है, पठार। अगला क्या है, पठार। पठार क्या है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। उठी हुई एवं सपाट, देखिए पहाड़ के बारे में उसने बताया कि पहाड़ जो होगा वो उसका आधार चौड़ा होगा, लेकिन ऊपर क्या होगा, छोटा होगा, और ऊपर उबड़ खाबड़ होगा। लेकिन पठार कैसा होगा, पठार कुछ इस तरह, जो समतल भूमि होगी उससे तो ऊंचाई पर होगा, लेकिन जो उसका ऊपरी हिस्सा होगा वो कैसा होगा, सपाट होगा। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, यानी मेज के समान सपाट होगा तो उसे हम मैदान ही कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन क्या है कि जो हमारे समतल भाग है उससे ऊंचाई पर स्थित होगा। तो आगे देखें क्या दिया हुआ है, किसी पठार के एक या एक अधिक किनारे हो सकते हैं। ठीक है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। देखिए पर्वतों के बारे में कहा गया कि भाई जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई का होगा उसे हम पर्वत की श्रेणी में रख सकते हैं। और यहाँ पठार के लिए उसने कह दिया 100 मीटर से अधिक ऊंचाई के लिए हम उसे पठार कह सकते हैं। ठीक है। और पठार की विशेषता क्या होगी कि ऊंचाई पर होंगे लेकिन ऊपरी हिस्सा इसका कैसा होगा, समतल होगा। तो पठार के बारे में समझ गया। देखिए यहाँ पे कुछ पठारों के बारे में बता रहा है। क्या पठारों के बारे में बता रहा है उसे देखेंगे। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो ये भी एक क्वेश्चन याद रखने लायक है यहाँ से, क्या कि तिब्बत का पठार विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो गया, तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी, 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। इसमें बहुत बहुत मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। बहुत मात्रा में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में, अफ्रीका का जो पठार है वो सोना एवं हीरो के खनन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार हैं। तो पठार जो हैं वो खनिजों के मामले में क्या है, बहुत उपयोगी होते हैं। पठार के बाद देखिए क्या, पठारी क्षेत्रों से बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। देखिए जलप्रपात क्या होता है कि ऊंचाई से जब नदियाँ किसी स्थलाकृति पे गिरेंगी वही जलप्रपात का निर्माण करता है। तो पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जलप्रपातों के बारे में जान लेंगे। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात। देखिए यहाँ से कितनी तीन चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार कहाँ है, भारत में है। ठीक है। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी, कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। अब आपसे पूछा स्वर्णरेखा नदी कहाँ है भाई, तो छोटा नागपुर पठार के पास है। ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो हुंडरू जलप्रपात स्थित है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात। अब आपसे पूछ लिया जाए जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, कर्नाटक में है। ठीक है। तो इस प्रकार के ये जलप्रपात के उसने उदाहरण बता दिए। आगे देखिए, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से हमने पर्वतों के बारे में जाना। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं दी हुई हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ें दी। क्यों, क्योंकि हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे, हम सिर्फ हमारा बेस बन रहा है, एक आधार बन रहा है कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है। अब जैसे ही हम साथ में पहुँचेंगे तो हमें इसके पार्ट्स के बारे में बताएगा। तो जब हम बेस थोड़ा सा समझ चुके होंगे तो फिर हमें वहाँ पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है। अब हम जानते हैं अगला क्या है, मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। हो गई इस तरह की आकृति, पठार हो गई। और ये जो समतल भाग होगा इस तरह से, उसे क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। तो मैदान के बारे में जानते हैं क्या है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। मैदानों का निर्माण कैसे होता है, मैदानों का निर्माण होता है जैसे नदियाँ हैं जो ऊपर से बहकर आती हैं, अपने साथ मट्टी लेकर आती हैं, अपने साथ मट्टी लेकर आती हैं। नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपर्दित करती हैं। अपर्दन के बारे में मैंने बताया, जैसे वर्षा के द्वारा, नदियों के बहाव के द्वारा अपर्दन होता है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो पर्वत की मट्टी है वो बहती है उसके साथ।
तो वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढो जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वो घाटियों में निक्षेपित कर देती। निक्षेपण भी मैंने बताया कि वायु के द्वारा या पानी के द्वारा किसी कणों को एक जगह जाकर इकट्ठा कर देना ही क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। तो इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है? मैदानों का निर्माण हो जाता है। मैदानों का निर्माण कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। ठीक है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहनों के साधन का निर्माण करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि ये समतल है, यहाँ आसानी से परिवहन का निर्माण किया जा सकता है। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए समतल है तो सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो कहाँ निवास करती है? मैदानों में ही निवास करती है। पर्वतों में रहना आसान नहीं है, पठारों में तब भी रह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान जो जीवन यापन है वो कहाँ है? मैदान में। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? मैदानों में। क्यों? क्योंकि ये देखिए बहा के लाया जाता है मट्टी, वो क्या होता है? बहुत अधिक यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है और समतल भी है, तो यहाँ पे हर चीज़ आसानी से उपलब्ध होती है। इसलिए व्यक्ति जो है अधिकतर कहाँ रहते हैं? मनुष्यों के लिए जो सबसे बेहतर जगह है वो क्या है? मैदान है। मैदानों का ये चित्र बना दिया है यहाँ पे, देखिए खेती हो रही है। आगे बढ़ते हैं। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूप के बारे में हमने यहाँ पे तीन, हमें स्थल आकृतियों के बारे में बताया गया, पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में। अब स्थल रूप एवं लोक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है और मैदानों में फसल उगाना पर्वतीय क्षेत्र, इसलिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? सबसे अधिक जनसंख्या मैदानों में ही निवास करती है। ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो यहाँ बहुत बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं थी। जो भी जैसे कई उसने पठार के बारे में बताया हमें, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ स्थित है, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। हिमालय, हिमालय, अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ, ये जो वलित पर्वत के उसने एग्जाम्पल बताए, ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल बताए, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे और बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो चैप्टर है हमारा देश भारत, वहाँ से हम बहुत नई चीज़ें सीखेंगे। अब वहाँ से हम भारत के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद देखिए ये लेसन 6 है, अभी फिर लेसन 7 और लेसन 8, इसके बाद क्लास 6 का एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम 7 का तुरंत शुरू करेंगे और जब हम 7 और 8 ख़त्म कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जियोग्राफी में काफ़ी कुछ आ चुका होगा। इसलिए कंटिन्यू वीडियो देखें और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।